क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज देश के 14वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले गए। तमाम सांसदों ने, विधायकों ने देश भर में राष्ट्रपति के लिए वोट डाले और 20 जुलाई को इन वोटों की गिनती होगी और उसके बाद नतीजा सामने आएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति, 14वां राष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, पर दो चीजें बिल्कुल तय हैं। एक बात तो यह माना जा रहा है कि देश का अगला राष्ट्रपति जो भी होगा वो दलित होगा। इसलिए क्योंकि अगर कुल मिलाकर देखें तो दो जो उम्मीदवार हैं एनडीए के और जो यूपीए विपक्ष की तरफ से, दोनों उम्मीदवार दलित समुदाय से हैं। तो जो भी अगला राष्ट्रपति होगा, देश का 14वां राष्ट्रपति दलित होगा। और कुछ कयास जो हैं, अगर देखें वोटों के हिसाब से देखें, आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो रामनाथ कोविंद का जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका राष्ट्रपति बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन हम चुनाव नतीजों तक इंतजार करेंगे, क्योंकि जब आधिकारिक रूप से चुनाव नतीजे आएंगे तभी इस पर बात करनी चाहिए। पर जैसा मैंने कहा कि इतना तय है कि देश का 14वां राष्ट्रपति दलित होगा। हालांकि इससे पहले भी के.आर. नारायणन 1997 में देश के राष्ट्रपति बने थे, वो भी दलित समुदाय से थे, देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। और अब जो है देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति होंगे, जो भी होंगे, चाहे हम मीरा कुमार की बात करें या फिर रामनाथ कोविंद की बात करें। तो आज इसी संदर्भ में बात करेंगे कि दरअसल एक दलित का देश का राष्ट्रपति होना, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना, इसके क्या मायने हैं। और आज आज का सवाल दो टूक का आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का सवाल, क्या एक दलित का राष्ट्रपति बनना सामाजिक न्याय और समरसता के लिए शुभ संकेत है? सामाजिक न्याय और समरसता के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में दलितों पर अत्याचार की और जातिगत जो भेदभाव होता है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो अगर एक दलित राष्ट्रपति बनता है देश का, तो क्या सामाजिक न्याय के लिए और जो जातिगत भेदभाव होता है, क्या वो खत्म कर पाएंगे? हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठ पाएंगे अपनी सोच में? ये सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करा दूं, उदित राज जी हैं। उदित राज जी बीजेपी के सांसद हैं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान जितेंद्र तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले उदित राज जी, आपको लगता है कि एक दलित का राष्ट्रपति बनना देश के लिए एक मैसेज तो अच्छा है? के.आर. नारायणन जी जब बने थे तब भी देश में एक बहुत अच्छा मैसेज गया था, और देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि मैंने कुछ अखबार के उस समय जो है एडिटोरियल्स पढ़े, उन अखबारों में लिखा था कि भारत में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वो 1997 था, उसके बाद भी हमने देखा कोई बहुत बड़ा बदलाव, अगर जातिगत विभेद की बात करें तो ग्राउंड पर बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आया। लेकिन अब आपको लगता है कि अब एक बार फिर से दलित राष्ट्रपति बनेगा तो कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, ऐसा है कि जिनको हजारों वर्ष से प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है, मान सम्मान नहीं मिला, भागीदारी नहीं मिला है, अगर उस वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद से नवाजा जाता है जी, तो इसमें एक अच्छा संदेश जाएगा, मनोबल बढ़ेगा। इन गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का एक मनोबल ऊंचा होगा, क्योंकि एक तरह से सत्ता में भागीदारी है। और भागीदारी से भी ज़्यादा कहीं मान सम्मान की बात है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये तो पूरे देश के लिए अच्छी बात है, मानवता के लिए अच्छी बात है, और इन गरीबों के लिए तो अच्छी बात है ही है। बात दूसरी आती है कि अगर दलित राष्ट्रपति बन जाए या कोई और ऊंचे पद पर दलित बैठ जाए तो अचानक समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इस देश की समस्याएं हैं उसका केवल संबंध कानून और व्यवस्था से नहीं है, सरकारी योजनाओं से ही नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें सामाजिक हैं। और जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आता है तब तक उत्पीड़न या भेदभाव है वो इतनी जल्दी दूर होने वाला नहीं है। हालांकि इसके ऊपर सकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन उसके लिए नागरिकों को आगे आना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा। और जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, लाखों यहाँ पर टीचर हैं, हजारों प्रोफेसर हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, पोएट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, अगर ये भी अपनी भूमिका उसमें निभाएं, क्योंकि बुद्धिजीवी हैं, अगर ये अपनी भूमिका निभाए होते तो स्वच्छता के लिए कोई अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं होती। क्या इतना भी ये नहीं सिखा पाए अपने छात्रों को कि अपनी सफाई करके रखो, जहाँ भी रहे वहाँ गंदगी नहीं होना चाहिए? तो
और वर्गों को भी उसमें भागीदारी लेना पड़ेगा कि अगर समझ ये बिंदु आपका महत्वपूर्ण है कि पूरे समाज को एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और खास करके जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षक हैं, जो पत्रकार हैं, उनको अगर समाज में हम चाहते हैं ये जातिगत विभेद खत्म हो, उनको एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। मीम अफजल साहब, जब 1997 में KR नारायणन साहब जब राष्ट्रपति बने थे, तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने अपने संपादकीय में एक बात ये लिखी थी। उसने लिखा था कि हिंदुओं की जो सबसे निचले पायदान की जाति है उससे जुड़े KR नारायणन का राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि देश के जो मामले हैं, देश की जो चिंताएं हैं, उनमें आम लोगों की चिंताएं भी शामिल हो रही हैं। क्या आपको लगता है, आज पुरानी बात हो गई लेकिन फिर भी आपको लगता है, अगर हम देखें तो दलितों पर अत्याचार के मामलों में, दलितों के साथ जातिगत जो विभेद होता है उसके मामलों में, आंकड़ों के हिसाब से या वैसे भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन 1997 के बाद ऐसा आया नहीं, तो आपको फिर क्या मायने देखते हैं आप? देखिए, मैं अभी जो उदित राज जी कह रहे थे, हालांकि हम लोग दोनों बिल्कुल अपोजिट पार्टी आज आपके दोनों के अलग अलग कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट अलग भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो बात कही उसमें बड़ी गहराई है। और उन्होंने जो बात कही कि ये सिर्फ राष्ट्रपति अगर कोई बन जाता है तो खाली उसका मसला नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का मसला नहीं है, एक मानसिकता की ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता जो ठीक होगी। सही कहा उदित राज जी ने कि ये हज़ारों साल पुराना मसला है जी। और इसको आज़ादी के बाद बहुत अच्छी तरह टेकअप किया करने की कोशिश भी की गई। और आप देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो मेन कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरह से बनाने वालों में शामिल हैं, बल्कि कहना चाहिए कि बहुत बड़ा उनका योगदान है इसके अंदर, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और उसमें ख़ास तौर पर दलितों के मसाइल को लेकर बहुत ध्यान रखा गया। उसके बावजूद भी ज़मीन पर दलितों के जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ऐसा नहीं आया। उनके साथ भेदभाव आज भी होता है, पहले भी होता था, कमी ज़रूर आई है। अब सवाल ये है कि आपने कहा कि क्या राष्ट्रपति बनने से फ़र्क पड़ेगा? यकीनन मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छा और नेक कदम है, चाहे मीरा कुमार जी बने, चाहे कोविंद जी बने, ये एक अच्छा संकेत है और इसका एक मैसेज तो ज़रूर जाता है। इसको आप जुटला नहीं सकते कि इसका मैसेज जाता है। मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ, मैसेज क्या जाता है और क्या ये मैसेज नीचे तक पहुंचा है? जितेंद्र जी, आज भी अगर देश में आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हर साल जातिगत भेदभाव के 13,000 मामले दर्ज होते हैं। यानी गांव में, शहरों में आज भी जो है दलितों के साथ जो नाइंसाफी होती है, उनके साथ जो भेदभाव होता है, आज भी इस तरह की शर्मनाक खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि एक दलित को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता, एक दलित परिवार को पानी नहीं भरने दिया जाता, और अगर एक दलित का हाथ किसी ब्राह्मण से टकरा जाए तो उसको जो है सरेआम जो है निरस्त करके उसके साथ मारपीट होती है। ऐसी घिनौनी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो क्या आप देश का पहला राष्ट्रपति बनेगा तो कोई मैसेज जाता है नीचे तक, आपको लगता है, लोगों की सोच बदलने के हिसाब से? देखिए, जो उदित जी ने और मीम जी ने जो कहा उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, निश्चित रूप से कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डिफर करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देश का राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित करते समय ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मैं दलित उतार रहा हूँ, ना कांग्रेस ने कहा, लेकिन एक मैसेज था कि दोनों एक वर्ग से आते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो बात है उसको समझना पड़ेगा। पूरे दलित समाज को यह भी मैसेज है कि आप पढ़िए, योग्य बनिए, आपके अंदर से जो योग्य लोग आते हैं वो देश के सर्वोच्च, सेना के सर्वोच्च कमांडर बन सकते हैं, देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये जो मैसेज है ये उस पूरे समाज को भी है कि आपका समाज, जो दलित समाज है, देखिए जब आपने आरक्षण दिया, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए आरक्षण दिया, उस आरक्षण से आपको आर्थिक रूप से तो मजबूती मिलती है। कुछ जगहों पर आप अगर डीएम कलेक्टर हो जाते हैं तो आपका सम्मान बढ़ जाता है, आप मजबूरी में करें चाहे जैसे भी करें। पर आप जो घटनाएं बता रहे हैं वो सब जगह अभी भी हैं, हम भी जानते हैं। वो तो सोच नहीं बदली, सोच नहीं बदली, लेकिन अब उसमें से पढ़कर लिखकर, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात आई, तो वो पढ़कर लिखकर अपने समाज में उन्होंने संविधान का निर्माण किया और अपने समाज को एक रास्ता। उदित राज जी एक बड़े आधिकारिक पद पर हैं, उन्होंने भी अपने समाज को एक ये रास्ता दिखाया कि हमको जो सरकार की ओर से संरक्षण कहीं से प्राप्त होता है वो तो अलग है, पर हमको भी अपने समाज को इतना मजबूत करना है। उसमें से ही रामनाथ कोविंद निकलते हैं, उसमें से ही मीरा कुमार निकलती हैं, जिनके लिए पूरी की पूरी सत्ताएं
खड़े होकर ये कह और सकती है कि अंबेडकर ने भी बात कही थी, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा जो है वो जरूर। जी, साहब आपको जोड़ना बिल्कुल, चाहते हैं जी? बिल्कुल शिक्षा। जी जी। सर। मैं ये कहूँगा कि इस बात में जो आपने कहा ये सही है कि एक मैसेज है कि आप भी उतना ही पढ़िए और यहाँ तक पहुँचिए, जी वो तो सभी के लिए होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो दलितों की ज़मीन पर जो कंडीशन है, जब तक आप उसको वो वातावरण प्रोवाइड नहीं करेंगे जिसमें वो अच्छी तालीम ठीक है। हासिल कर सके। आपने ठीक है रिजर्वेशन दिया, लेकिन खाली रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उसका रहन सहन है, वो बेचारे का इतना नीचे है कि अगर वो पढ़ने की कोशिश भी करे, बहुत कम लोग होते हैं जो लैंप पोस्ट के नीचे के.आर. नारायण साहब की तरह पढ़ते हैं और अपवाद देश के अपवाद तो प्रधानमंत्री। कभी हाँ, मैं हाँ, इसमें कुछ हाँ, कहना चाहूँगा जी। कि जो जितेंद्र जी ने कहा उस बात से मैं सहमति रखते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि बिना अवसर मिले आदमी की योग्यता सामने की परख नहीं हो सकती। बिल्कुल। जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और वेस्ट बंगाल में अधिकारियों की जब एसडीएम, उस समय स्टेट एसडीएम होते थे, तो भारतीय पास नहीं कर पाते थे। तो वहाँ पर डिमांड, वहाँ के ख़ास तौर से ब्राह्मण समाज ने डिमांड रखा कि हमारी भागीदारी दी जाए। तब अंग्रेज़ों ने 44 में से 22 या 46 थे 22 वहाँ के भारतीयों को भी एसडीएम बनाने का कार्य किया। दादा भाई नौरोजी ने भी आंदोलन किया कि सिविल सर्विसेज में हमें मौका दिया जाना चाहिए भागीदारी का। यहाँ 3rd डिवीज़न नहीं हुआ करता था। जब यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में भारतीय पास नहीं हो पा रहे थे तो तब 3rd डिवीज़न इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये पास हो सके। ठीक है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि अवसर न दिया जाए। जैसे अब लड़कियां 2 साल से सिविल सर्विसेज टॉप कर रही, इस वर्ष भी टॉप किया, पिछले वर्ष टॉप किया। 30 साल पहले, 20 साल पहले तो नहीं होता था। सीबीएसई में लगातार 10-15 साल से लड़कियां अव्वल आ रही, 30 साल 40 साल पहले तो नहीं थी। और इसी तरीके से हर क्षेत्र में, तो औरतों के मामले में भी, लड़कियों के मामले में, दलितों के मामले में जिनको अवसर नहीं दिया गया था वो पीछे रहे। अब जैसे जैसे अवसर मिलता जा रहा आगे चले जाते रहे। एक बात उसमें एक बात मैं पूरा कहना चाहता हूँ, शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। तमाम सारे शिक्षित हैं जो एकेडमिक में क्वालिफाइड है और ब्यूरोक्रेसी में सब है दलित समाज के, लेकिन उनको भेदभाव करके किया जाता, वो आगे रोक दिया जाता, नहीं जाने पाते। बराबर शिक्षा होना और बेहतर शिक्षा होने के बावजूद में मेडिकल कॉलेज में फेल कर दिया जाता है, इंटरनल असेसमेंट में इंजीनियरिंग फेल किया जाता है। ये जाति के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर, भेदभाव के आधार पर ये चीज़ें होती है। मैं वही बात, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, क्योंकि मेरा सिर्फ आज का जो पूरा ये चर्चा है वो इसी संदर्भ में कि जो माइंडसेट है, जो दिमाग है, जो गंदगी दिमाग में भरी हुई है, क्या वो गंदगी साफ हो पाएगी? हम एक राष्ट्रपति जो है, देश के सर्वोच्च नागरिक जो है, वो हम एक दलित समुदाय से बनाए, लेकिन जो समाज के अंदर, जो लोगों के दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, क्या उसकी सफाई होगी? सिर्फ एक कदम से नहीं होगी जैसी कि बात है, और क्या क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये गंदगी साफ करनी बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति एक दलित समुदाय से बनता है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रपति जो बन रहा है, ये दरअसल सिर्फ राजनीति के कारण हो रहा है। कांग्रेस ने भी, एनडीए ने भी दलित वोट इनकी नजर में, इस तरह के लोग आरोप लगाते हैं। इस पर भी बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, आज राष्ट्रपति चुनाव हुआ है पूरे देश भर में। 20 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आएंगे और आज हम बात कर रहे हैं कि दरअसल देश के राष्ट्रपति का, एक दलित का राष्ट्रपति बनना देश के लिए क्या मायने हैं। इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि हार जीत जिसकी भी होगी, लेकिन यह तय है कि अगला राष्ट्रपति, देश का 14वां राष्ट्रपति दलित समुदाय से होगा। रामनाथ कोविंद जो कि एनडीए के उम्मीदवार है और जिनकी जीत की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, वो भी, और मीरा कुमार जो विपक्ष की उम्मीदवार है, वो दोनों दलित समुदाय से हैं। तो क्या दलित समुदाय का राष्ट्रपति अगर बन जाएगा, देश का जो पहला नागरिक होगा,
वो दलित समुदाय से होगा, तो क्या सामाजिक न्याय की जो हम बात करते हैं, दलितों के साथ जो भेदभाव की बात करते हैं, क्या वो खत्म होगा? इसी संदर्भ में बात करें, हमारे साथ उदित राज जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं दिल्ली से, और हमारे साथ जितेंद्र तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। मीम अफजल साहब, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दलितों के साथ जो है हर 5 घंटे में एक अपराध होता है, और वो जो है अपने आप में बहुत शर्मनाक। मैंने जो घटनाएं घटाई वो हर कुछ दिन में अखबार में पढ़ने में आ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति चाहे KR नारायणन हो या फिर चाहे इस बार हो, ये सिर्फ जो है इसलिए कि दलित वोट एक बड़ी संख्या है, दलित वोट आज राजनीतिक रूप से सशक्त हो गया है, इसलिए जो है सभी पार्टियां इस हिसाब से सोचने लगी हैं। दलितों के उत्थान से क्या इसका मायने है? इसके पीछे दलितों को उत्थान क्या सोच है? इसमें कोई शक नहीं कि डेमोक्रेसी में सर गिने जाते हैं और वोट की एक बड़ी ताकत होती है जो पार्टीज को पावर में लाती है, पार्टीज को पावर से बाहर करती है। उसमें दलित वोट बहुत अहम है। तो आप ये कह सकते हैं, हालांकि हर पार्टी ये दावा करती है कि वो दलितों के हिसाब से अपना वोट नहीं कर रही है, या जो कदम उसने उठाया है वो दलितों को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी सोच ऐसी है वगैरह वगैरह। ये अपना अपना सोचने का तरीका हो सकता है। लेकिन जो उदित राज जी अभी कह रहे थे, ये बात सही है कि आपने रिजर्वेशन भी कर दिया, आपने उनके लिए बहुत सारे ऐलानात भी कर दिए, लेकिन क्या वो एक जो आम दलित है, गरीब आदमी है, उस तक पहुंच रहा है? और जो अभी नाइन साहब आपने कहा 5 घंटे में एक वारदात होती है, तो ये 5 घंटे में जो एक वारदात दलित के साथ हो रही है, उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि 5-6 घंटे में एक गरीब आदमी के साथ भी वारदात होती है। वो ज़रूरी नहीं है दलित हो, वो बहुत गरीब जो समाज का निचला कुचला हुआ हिस्सा है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो बिल्कुल जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, जिसकी एजुकेशनल कंडीशन बहुत ख़राब है, और जिसकी सामाजिक कंडीशन इस वजह से भी ख़राब हो गई कि उसकी दोनों चीज़ें पहले से ही ख़राब हैं, तो उन सब के साथ ही नाइंसाफ़ी होती है। दलित के लिए ये मान करके नाइंसाफ़ी की जाती है कि वो तो सर्टिफाइड नाइंसाफ़ी करने के लिए अवेलेबल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सोच को बदलने की, ये बहुत काम की जो बात है इसके अंदर, वो यही है कि जो सामाजिक एक ताना बाना है उसके अंदर बुनियादी चेंज की ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि पिछले 30 साल के अंदर दलितों को में एक जागरूकता आई है। आज बड़े हद तक इतना आसान नहीं रह गया कि आप किस पर आसानी के साथ वो करें, लेकिन चूँकि भारत बहुत बड़ा है और गांव देहात तक पहुंचना हर आदमी के बस की बात नहीं है, तो वहाँ पर आज भी उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। बड़े शहरों में किसी हद तक कम होती है, वहाँ भी होती है, लेकिन जैसे कि कहा अभी कि एजुकेशन का जो नौकरियों का मामला है, एक बार आपको रिजर्वेशन के ज़रिए नौकरी मिल गई या तालीम आपने हासिल कर ली, लेकिन जब वो दफ्तर में जाके बैठता है तो उसके तो जो फिर बेचारे को फिर वही सब झेलना पड़ता है, फिर वही सब झेलना पड़ता है। अशोक जी, जो आपके आंकड़े हैं, नहीं, जो आपके आंकड़े हैं, ये पता नहीं कहाँ से आंकड़े हैं कि हर 5 घंटे में ये जो जैसे इन्होंने कहा, मीम जी ने कहा, गांव के देहात के वो वहां तक ना मीडिया पहुंच पाती है, ना वहां के आंकड़े आते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े मतलब जाहिर तौर पे बहुत सारे अनरिकॉर्डेड होते हैं। देखिए केवल दिल्ली के अंदर अगर वॉच किया जाए तो हर 2-3 मिनट के ऊपर एक दलित का साथ में अत्याचार यहाँ ही होता। मैं एक सरकारी विभाग में रहा हूँ, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रहा हूँ। डिपार्टमेंट के अंदर IRS हो चाहे ITO हो चाहे जिस ओहदे पर हो, वहाँ भी भेदभाव होता है। दूसरी बात है कि जो सबसे बड़ी बात कभी कहाँ हुई है, जब हम जनतंत्र को इस देश में अपनाए तो जनतंत्र की जो परिभाषा थी या जो मायने था, यूरोप के ही मायने में हमने उसको स्वीकार किया। ठीक है। हम यहाँ के जो सरकार, जिसको कहते स्टेट सरकार सामाजिक ढांचे को या ताने बाने में छेड़छाड़ नहीं किया, जबकि करना चाहिए। सामाजिक सुधार करना चाहिए था, शिक्षा को घुसना चाहिए था कि जो सड़ी गली परंपराएं हैं, जात पात है, ये यहाँ पर 70 वर्ष में जिसकी सरकार सबसे ज्यादा दिनों तक रही वो जिम्मेदार हैं। उसके लिए
मीम अफजल जी की पार्टी जिम्मेदार है, वरना क्या हुआ कि चाइना एक ही जिंदगी में अपने इकोनॉमी को बदल दिया, समाज को बदल दिया। एक ही जिंदगी में सिंगापुर में यही हुआ, ठीक है, एक ही जिंदगी में कोरिया में हुआ है। तो जो राज्य ने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे सामाजिक मामले में, यह सबसे बड़ी चूक रही। उदित राज जी, आपकी इस बात से सहमत होते हुए भी मैं एक सवाल जो है, आपने कहा आंकड़े ठीक है, इन आंकड़ों को ये आंकड़े जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं और ज्यादा वहां पे दर्ज कम होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बताता हूं, जो एनसीआरबी के आंकड़े उनके अनुसार ही 2012 से लेकर 2015 तक के आंकड़े देखें तो दलितों के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने समाज को बदलने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन दलितों के खिलाफ जो अपराध के मामले बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए सवाल यही है, आपकी सरकार सिर्फ दलित राष्ट्रपति बनाने से नहीं होगा ना, दलितों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए भी तो आपकी सरकार को भी तो कुछ करना पड़ेगा। मैंने तो ये नहीं कहा कि राष्ट्रपति बनने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो मैंने पहले ही कह दिया। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, तो बाकी हजारों वर्ष की जो समस्या है, सैकड़ों वर्ष की जो समस्या है, ये सामाजिक है और ज्यादातर जो अत्याचार होते हैं उसका स्रोत समाज में होता है, सरकार में नहीं होता स्रोत। तो जो समाज से स्रोत आता है, जो गली मोहल्ले में होता है, खेत बाड़ी को लेकर होता है, बगल में निकलने से होता है, घोड़ी पर चढ़ने से होता है, शादी में दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ के जाना चाहिए, उसकी आर्थिक इसकी जो अत्याचार की ज्यादातर जड़ी है 90% 95 से वो सामाजिक है। ठीक है, आप सामाजिकता ना बना। मैं जितेंद्र जी, हालांकि नारायणन साहब एक बेहतरीन राष्ट्रपति थे, इसमें कोई दो राय नहीं, आज इस बात को नहीं, और वो रबर स्टैंप भी साबित नहीं हुए थे। अगर बिल्कुल बात सही है, आप इतिहास देखें रबर स्टैंप, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल जरूर, मैं दोबारा जो है न्यूयॉर्क टाइम्स का उस वक्त का संपादकीय पढ़ता हूं, उन्होंने कहा था कि नारायणन एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं जो लोअर कास्ट के भारतीय हैं, उनको ये एहसास कराने में कि जाति मुक्त समाज में उनकी एक बड़ी भूमिका है। क्या वो एहसास करा पाए? क्या हम आज देखें कि उनका जो कार्यकाल था उसमें ये एहसास कर पाए? देखिए, उस समय वो एहसास हुआ। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि अगर हम हजारों 4 साल की समस्या को एक राष्ट्रपति के चुनाव से जोड़ देंगे तो इतनी जल्दी सहज ना सुलझती है और आधे घंटे में डिबेट, आधे घंटे की डिबेट में उसका निकले। पर उसका जो मैसेज आप जानना चाहते हैं वो मैसेज ये है, देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर उनको कैंडिडेट बनाकर लाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले काफी समय में उस पर एक आरोप रहता था कि वो शहरी पार्टी है, मध्यम वर्ग की पार्टी है, पर आज देखिए सबसे ज्यादा सांसद उस वर्ग से आते हैं। उत्तर प्रदेश और विधानसभा, उत्तर प्रदेश और बिहार से देखें तो मेरे ख्याल पूरे देश का देखें आप आंकड़ा, तो सबसे ज्यादा दलित वर्ग के और पिछड़े तबके के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य के राज्यपाल को आगे लेकर आए। वहीं मीरा कुमारी जी के बारे में मेरा कहना है कि वे भले ही एक बड़े परिवार से आती थी, पर जीवन भर किसी जातिगत आंदोलन का हिस्सा नहीं रही, वे केवल दलित होने के कारण से। मेरा फिर कहना यहाँ पर है कोट इन कोट में कि ये जो चुनाव है, आप पूरे वर्ग को, समाज को एक दिन में एक राष्ट्रपति बदल देगा नहीं होगा, लेकिन हाँ उस पूरे समाज को स्वाभिमान के साथ, अभिमान के साथ ये कहने का अवसर रहता है। क्योंकि जब हम कहीं कहते हैं कि ये अगर आज ज्ञानी जैल सिंह एक बार राष्ट्रपति बने तो पूरा सिख समुदाय उनको वो कहता है कि वो हमारे तबके से थे, राष्ट्रपति थे। तो जातिगत जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर समाज को अपने वर्ग से एक जुड़ाव महसूस होता है, उससे जो पूरा वर्ग है वो प्रेरणा पाता है, थोड़ा स्वाभिमान उसका बढ़ता है। बात एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मैं अंतिम आखिरी कमेंट सुनूंगा। मैंने कहा बहुत ज्यादा मैं इस राजनीति में नहीं जाना था, जो जितेंद्र जी ने कुछ बिंदु उठाए, मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता क्योंकि आज तो चुनाव हो गए, अब सिर्फ हमें नतीजा, चुनाव के नतीजों का हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक आखिरी कमेंट इस ब्रेक के बाद। The all-new DD News app, now with exciting new features. Watch DD News live on your mobile phone. Get Twitter messages from DD News, instant breaking news notifications, offline viewing and much more. Get the power of information at your fingertips. Visit the Android Play Store and iOS App Store. Download DD News app now. तो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, 14वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। 14वां राष्ट्रपति जो भी जीतेगा वो दलित समुदाय से होगा। इसके क्या मायने, इसी में बात कर रहा हूं। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड में आपके आखिरी कमेंट चाहता हूं। मीम साहब आपसे शुरू करता हूं, क्या आपको लगता है बदलाव के लिए और क्या करना पड़ेगा साहब? देखिए,
सबसे बुनियादी बात है कि समाजी जो सोच है उसके बदलाव की ज़रूरत है। आप सिर्फ फैसिलिटीज़ किसी कम्युनिटी को देकर उसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते, अगरचे समाज के अंदर ही उनके खिलाफ कुछ वर्ग काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी उदित राज जी ने सवाल उठाया कि जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा है, क्योंकि हमने ज़्यादा अरसे तक, इसमें मेरा ख्याल है कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जिम्मेदारी हम पर आएगी आएगी, चूँकि हमने जितना काम किया है उसके बाद भी जो लक्ष्य है अभी उसको नहीं पा सके, और इसमें बहुत सारी दूसरी भी सरकारें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ हम दलितों के उद्धार की बात कर रहे हैं, जैसे एक समाज उनके लिए बनाना चाहते हैं, ऐसा ही समाज हर उस गरीब तबके के लिए या कमज़ोर तबके के लिए बनाना चाहिए। आज एक नया सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ है, जो दलितों के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ सड़कों के ऊपर जुल्म होने की बात हो रही है, वो भी एक बड़ी अहम चीज़ है कि आप बजाय इसके कि एक समुदाय को पूरी तरह से ठीक करें, आपने दूसरे समुदाय के खिलाफ उसी तरह का काम करना से उस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। अभी उदित राज जी, आखिरी आपका कमेंट में लेना चाहूंगा। इसमें कोई दौरा नहीं, जब राष्ट्रपति है वो पूरे देश का राष्ट्रपति होता है। हम उनको कह सकते हैं दलित समुदाय, जब वो राष्ट्रपति बनेंगे पूरे देश के होंगे। लेकिन फिर भी आपको लगता है, आप दलित नेता हैं, आप उम्मीद करेंगे कि वो दलितों के उत्थान के लिए, दलितों पर जो समाज को बदलने के लिए वो एक बड़ी भूमिका निभाए, आखिर देश के पहले नागरिक होंगे वो। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को। अगर कोविंद जी को उम्मीदवार के रूप में नहीं उतारा होता तो मीरा कुमार जी भी शायद मैदान में नहीं होते। तो और आज हम डिबेट भी नहीं कर रहे होते। आज हम डिबेट भी नहीं करते। तो जिस तरह से जितेंद्र तिवारी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है बदला है। पहले शहरों की पार्टी थी, मानी जाती थी, ठीक है, नहीं वो अलग बात है, मानी जाती थी। लेकिन अब शहरों की पार्टी नहीं रह गई, गांव की पार्टी रह गई, गरीबों की रह गई, हो गई है, दलितों की हो गई, आम लोगों की हो गई है। तो पहला इस देश को राष्ट्रपति एक दलित समाज का मिलेगा, जो सीधा चुनाव हुआ। नारायणन जी पहले वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन कोविंद जी सीधा बनेंगे राष्ट्रपति। तो इससे देश में बहुत अच्छा माहौल होगा। लेकिन मैंने पहले जब से कहा कि समाज भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, जो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, समाज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, निभानी होगी। वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जो भी राष्ट्रपति बनेगा, और जो ज़्यादा चांसेस है रामनाथ कोविंद जी के ज़्यादा जो है साफ तौर पे दिख रहा है, जो आंकड़ों के हिसाब से कहें तो हम उम्मीद ये करेंगे जो भी राष्ट्रपति होगा वो दलित समुदाय से होगा। ये देश के लिए एक गर्व की बात है, दलित समुदाय के लिए गर्व की बात है। लेकिन जो मैंने कहा था, सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है वो साफ करनी पड़ेगी। उसके लिए जिम्मेदारी पूरे समाज की है। सिर्फ एक राष्ट्रपति दलित समुदाय से हो इतना काफी नहीं होगा। इन शब्दों के साथ दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।